अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। रात के प्रोग्राम के बाद आप लोगों के बहुत से मैसेजेस आए इमरान खान साहब से तफसीली मुलाकात के हवाले से। याद रखिएगा, इमरान खान असूलों पे खड़ा है तो हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है उनके साथ खड़े रहें और जितनी मुआवनत हो सकती है, जितनी बेहतरी हो सकती है इस कौम के लिए आगे बढ़ना है। अरशद शरीफ के बारे में अब बहुत लोगों के आपके सवाल थे, तो मैंने आज कोशिश की है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करके आप तक शेयर कर दूँ। और गाड़ी का जो चोरी, जिसकी गाड़ी चोरी हुई है, उसके नए इंकशाफात बड़े मज़ेदार सामने आए हैं। और एक तो बात ये आई है कि कत्ल के रोज़ जो कीनिया में शूटिंग रेंज पर जो है ना अमरीकी इंस्ट्रक्टर की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। ये 22 और 23 अक्टूबर की बात हो रही है। यहाँ ये मैं शुरू में इसलिए बता रहा हूँ ताकि पता चल जाए। और कीनिया की पुलिस ने जो कहा ना, जिस गाड़ी को चोरीशुदा करार देकर सहाफ़ी अरशद शरीफ की गाड़ी पर गोली चलाई, उसके मालिक ने बताया है कि पुलिस को इल्म था कि असल गाड़ी नैरोबी शहर के मुज़ाफ़ात में मौजूद है, जबकि अरशद शरीफ की गाड़ी पर गोली नैरोबी से 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर मकाम पर चलाई गई। और चोरीशुदा गाड़ी के मालिक जो है ना डगलस कमानो ने तहकीकाती सहाफ़ियों के ग्रुप फैक्ट फोकस को एक तहरीरी बयान में बताया है कि उसकी गाड़ी में ट्रैकिंग के जदीद अदालत नस्ब थे जो गाड़ी की लम्हा व लम्हा लोकेशन से पुलिस को आगाह कर रहे थे। ये वो बातें जो अखबार में छपी हैं, मैं बैकग्राउंड पे ये अखबार में नहीं, एक रिपोर्ट में छपी हैं और काफ़ी तफसीलात आपको मिलेंगी। या वॉइस ऑफ अमेरिका के हवाले से जो इंटरव्यू है, अगर उसके लिंक को आप लिंक करेंगे तो आप तक वो भी मिल जाएगा, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, ठीक है ना जी। और ये डगलस कमानो और उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस ने उनके हमरा उनकी गाड़ी रात 9:30 बजे बाजियाब करा ली थी, जबकि अरशद शरीफ की गाड़ी को नाका लगाकर रोकने की कोशिश और फायरिंग का वाक़या पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक रात 10 बजे पेश आया था। मैं फिर क्लियर कर दूं, 9:30 बजे गाड़ी बरामद हो चुकी थी और ये आपके पास आनी चाहिए। और ये फैक्ट फोकस जो तहकीक की है उन्होंने कि अरशद शरीफ अपना जो है ना, ये जिस गाड़ी में अरशद शरीफ सवार थे, दोनों का रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त देकर हासिल किया। और जिस टोटा गाड़ी लैंड क्रूज़र थी, जो सवार थे अरशद शरीफ, और उसकी तस्वीर मीडिया में शाया हुई, बैकग्राउंड पर चल रही हो। और डगलस की गाड़ी की तस्वीर इंटरनेट से हासिल करके डगलस के ऑफिस से उसकी तस्दीक भी करवाई। दोनों गाड़ियों की ज़ारी शक्ल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कमाल की बात है। और कीनिया में अरशद शरीफ के मेहमान कौन है, वो क्या करते थे? मेज़बान जो है ना वो वकार अहमद और खुर अहमद वहाँ असला और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट समेत मुख्तलिफ कारोबार करते थे। असला चलाने के प्रोफेशनल तरबियत देने के लिए एक अहम इदारे एमओडम के मालिक थे। एमओडम की वेबसाइट के मुताबिक ये इदारा पुलिस, इंटेलिजेंस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और दीगर हुकूमती एजेंसी के साथ मिलकर काम करता था। उनकी वेबसाइट और हुकूमती इदारों के साथ मिसाली ताल्लुकात का दावा करती हैं। पाकिस्तान की तहकीकाती टीम से मंसूब जो मीडिया इतला के मुताबिक दोनों भाई जो है ना, वकार अहमद और खुरम जो हैं, 7 अगस्त को अरशद शरीफ को एक स्पॉन्सर लेटर जारी किया था और उसी के मुताबिक या कीनिया में विजिट के लिए दरख्वास्त किया, स्पॉन्सर शेड लगाया और उसी दिन कीनिया का विजिट ई लाइन जारी हो जो गया था, ई लाइन पे जारी हुआ था। 2 दहाइयों से ज़्यादा अक्सरियत से जो है ना, ये जो खुरम है वो मुल्क से बाहर सफ़र करते रहे। एफआई का रिकॉर्ड सारा मौजूद है। 2008 में 7 दफ़ा दुबई गए, 2009 में 6 दफ़ा पाकिस्तान दुबई का सफ़र किया, 2010 और 2011 में 12 दफ़ा पाकिस्तान से दुबई का सफ़र किया। हर मरतबा उनकी मंजिल जो है वो कीनिया ही होती थी। 2012 से साल 2022 तक वकार 25 दफ़ा पाकिस्तान से बैरून मुल्क कीनिया समेत मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया। अगस्त या अक्टूबर में उनके कीनिया जाने का ख़ास अहमियत नहीं दी जा सकती, वो उमूमन आते जाते रहते थे। वकार और खुरम के तीसरे भाई का नाम आसिफ अहमद है जो कनाडा में मुक़ीम है। उनके वालिद नाम का अफजाल अहमद है। ख़ानदान के बाकी अफराद के बारे में जो एफआईए के सफरी रिकॉर्ड के मुताबिक अफजाल अहमद मुसलसल बैन अल-अक़वामी सफ़र करते रहे और उनकी अमूमन मंजिल कीनिया ही होती है। 3 दिन बाद जो है ना, इस वाक़े के 26 अक्टूबर को रात 10 बजे अफजाल कराची से दुबई से होते हुए वो कीनिया गए। अरशद शरीफ को किन हालात में पाकिस्तान छोड़ना पड़ा हर एक को पता है। वो अपने पाकिस्तानी फ़ौज के बहुत करीब, इदारों के बहुत करीब समझे जाते हैं, दोस्त थे मैं उन्हें कहता हूँ। और चंद महीने पहले फ़ौज के किरदार पर वो तनकीद करते थे। और जनरल कमर जावेद साहब नाम का, जनरल जावेद बाजवा साहब का नाम वो ख़ास तौर पर
लेते थे कि इसे ये कहा जाए कि ये एस्टैब्लिशमेंट का है, ये मैं भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ जी। जो भाई ठीक है, बिल्कुल वो करते रहें। और बज़ाहिर वो यही कहना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन गिरफ्तारी के खिलाफ अबूरी हुक्म भी हासिल किया था अरशद शरीफ ने, और अपने करीबी सहाफ़ियों वालों को ज़िंदगी के बारे में हमले का खदशा जाहिर करते थे। 5 अगस्त को सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इदारे दहशतगर्दी के इदारे से CT ने उनके मुमकिन हमले के हवाले से थ्रेड लेटर जारी किया था, और ताहम अरशद शरीफ के कत्ल हो जाने के बाद वाक़िफ़ वज़ारत दाखिला ने कहा यह थ्रेड लेटर दुरुस्त नहीं था, और CT ने PTI के सूबाई वज़ीर आला के कहने पर जारी किया। पेशावर एयरपोर्ट से दुबई गए थे, और पाकिस्तान में जो कुलीग्स के मुताबिक अरशद शरीफ ने उन्हें फ़ोन पर बताया था कि दुबई में वहाँ हकाम ने उन्हें हुकूमत पाकिस्तान के दबाव की वजह से GOE छोड़ने का कहा। और वो रिकॉर्ड वो बताते हैं कि 19 अगस्त को रात 9 बजे खुर्रम अहमद कराची से बरास्ता दुबई के लिए रवाना हुए। खुर्रम अहमद और अरशद शरीफ दोनों 20 अगस्त को दुबई पहुँचे। फिर बात यानी इकट्ठे की बात हो रही है, और खुर्रम अहमद 3 अक्टूबर को 4 दिन के लिए कराची आए और 7 अक्टूबर को वापस नैरोबी चले गए। और 23 अक्टूबर की रात 10 बजे जब कीनिया की पुलिस ने अरशद शरीफ को गोली चलाई तो उस वक्त खुर्रम अहमद उनकी गाड़ी चला रहे थे, और नाका बातें कर रही हैं, लेकिन ये साबित हो गया कि नाका नहीं है। और काशिश भी कई जो कुलीग उन्होंने ना बताने की शर्त पर इजारा किया है, बताया है कि जो एयरवे के मालिक सलमान इकबाल पे जो बात की जा रही है वो तो चाह रहे थे कि इसको बरतानिया का वीज़ा, लेकिन उस पर कामयाब नहीं हो सके। ये वो मामलात हैं। और दूसरा जो है कि वो एक और जो बात बताई जाती है कि शूटिंग रेंज के हवाले से वहाँ मुलाकातों का, और साथ जो है वो मगादी हाईवे वाले रास्ता दूर होने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। मौत अपनी जगह है, लेकिन ये हालात जो आप सारा समझ सकते हैं कि क्या वाक़यात हैं। पाकिस्तान के हालिया दिनों में जो कुछ उस पर तफ्तीश है अमरीकी वजारत ख़ारजा ने कह दी है, ठीक है जी। और उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े शदीद मज़म्मत करते हैं। तमाम सियासी पार्टियाँ तशद्दुद की बजाय अपने इख्तलाफात का पुरअमन तरीके से तशद्दुद किसी बात का जवाब नहीं है। जमहूरी मुल्क की तारीख है, सर जंग शुरू होने वाले रूस और भारत के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है। अमेरिका के साथ भारत की इक़्तिसादी यानी उन्होंने बुनियादी तौर पर पंजाबी कहते हैं गोंगलो तो मिट्टी चाड़िए चले यही बात कर देते हैं। मुनारफ अरकान जो है डिफेक्शन में आर्टिकल 63 के कॉन्टेक्स्ट में वो अपना वकील तब्दील कर लिया है, और उन्होंने जो कहा गया है कि तैयारी का वक्त मांगा है। चीफ जस्टिस का मामला बड़ा दिलचस्प हो चुका है, नए मुंतखब होने वाले अरकान को भी पार्टी बना लें। इसी तरह उनमें से एक मुनर्रफ अरकान मोहसिन खान खोसा ने अपील वापस ले ली है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की थी। अब यहाँ एक बात जो बड़ी ज़रूरी है, मैं पहले करनी चाहिए थी लेकिन चले मैं तोड़ के ये बात अपना नजम सेठी जो चिड़ियों के बारे में बड़े मशहूर हैं, रहा तो जाता नहीं उनसे। उन्होंने कहा कि खान साहब के जनरल जो हैंडल रन है जनरल फैज़ है वगैरह, इसमें कोई बात छुपी नहीं है। अब ये अजीब सी बात है, एक तरफ नजम सेठी और इस तरह के लोग बात करते हैं, इनकी बात करने की इजाज़त, दूसरा को बात करे तो उनके साथ वो अपने हालात और वाक़या देखें। ठीक है जी, उनका जनरल फैज़ से इमरान खान साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। खान साहब उन्हें चीफ ही बनाना चाहते थे। जनरल फैज़ एक अच्छे जनरल है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो चुके हैं। ठीक है ना जी, खान साहब ना DGIS और ना ही आर्मी चीफ रिटायर, सिर्फ एक शख्स पर कर रहे हैं। ज़ाहिर है कोई उनको कह रहा है कि इधर करो उधर ना करो, इसे समझ आती है खान साहब के साथ वहाँ से जो शख्स राब्ते में है उसका टारगेट करना चाह रहे हैं, और वो यही प्लान में रुकावट के हवाले से। फिर वो जो खातून जो मेज़बान थी उसने कोई सवाल की, उससे नाराज़ हो गए कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मामला अब आपके सामने बड़े सीधे से हैं, जहाँ से आप समझ सकते हैं कि बातें किस तरफ चल रही हैं। लॉन्ग मार्च रुकवाने के लिए एक और दरख्वास्त दायर कर दी सेनेटर कामरान मुर्जा ने। ये जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर ने वफाक चारों सूबे इमरान खान तहरीक इंसाफ को फरीक बनाया है। बुनियादी हक़ कह रहे हैं मुतासर हो रहे हैं, जब उस वक्त ये थे तो ये सारे आगे थे, कोई मुतासर नहीं हो रहा था। उस वक्त हक़ साथ कोई मुतासर नहीं हो रहा था। वफाक और सूबे यकीनी बनाएं कि तहरीक इंसाफ का धरना या रैली गैर मुइना मुद्दत तक ना हो। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुताल्लिक़ कवानीन और पैरामीटर पर अमल किया जाए। 25 मई को सुप्रीम कोर्ट को कराई गई यकीन दाई की खिलाफवर्जी की। 2014 में तहरीक इंसाफ ने रेड जोन में धरना देकर रमलान बनाया। 2014 के धरने में तहरीक इंसाफ ने PDP पार्लियामेंट। अब ये सारी बातें इधर से उधर की करते रहेंगे तो इन्हें खुद समझ नहीं आ रही होना क्या है।
ठीक है ना जी, उनसे आप वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नैब में तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में लार्जर अपने 3 नंबर बेंच की समाअत हुई। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकी यूनियन की तरफ से सारे करप्शन के कन्वेंशन के हवाले दिए। एक अपना जी करप्शन के हवाले से कुछ बेंच मार्क हैं जिन्हें बरकरार रखना है, चीज़ सब ने बात की है। अभी मनी लॉन्ड्रिंग के कमज़ोर कवानीन की वजह से ग्रे लिस्ट में है, यूएई की बात हो रही है। आप केस में बुनियादी हक कर बात करें जी, सब करप्शन से बुनियादी हक मुतासर होते हैं, फेयर ट्रायल और बराबरी का हक भी हासिल है। अवाम के पैसे गलत इस्तेमाल से अवाम का एतमाद जो है ना ख़राब। जस्टिस जाजुल हसन के दिमाग से आपकी बातें पार्लियामेंट के लिए अच्छी तकरीर है। पार्लियामेंट में तो कुछ सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए जो करना था वो कर लिया। सुनने के लिए पार्लियामेंट में होना भी चाहिए। जैसे मंसूर अगर इंतखाबात जीती हैं तो इसी तरमीम लाएँ। दुनिया का हर मुल्क करप्शन कवानीन और सज़ाओं को सख्त करने का कह रहा है। ख्वाजा हारिस कहते हैं, ख्वाजा हारिस साहब का ख्याल है कि जो छूट गए उन्हें पकड़ना मुश्किल होगा। बात उन्होंने ठीक किया है। स्विस अकाउंट केस में केस ख़त्म होते सारा रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। नैब रेफरेंस में अभी असल दस्तावेज ना होने मुलजमान बुरी हो जाते हैं। 31 से ख़त्म ना होता तो $60 वापस नहीं आ सकती थी। बड़ा अहम सवाल उठाया, क्या बतौर कौम हम सब अफोर्ड करते हैं? जैसे जाजुल हसन रोज़ बरियत के लिए दरखास्तें आ रही हैं। अगर कोई ऐसा करे तो अवाम उसको वोट नहीं देंगे। जैसे सैयद मंसूर अवाम किसने कहा ये वोट देने के हवाले से? क्या अदालत पार्लियामेंट को तरमीम लाने से रोक सकती है? जी बिल्कुल रोक सकती है, लेकिन जैसे सैयद मंसूर साहब के दिमाग से हमारा निज़ाम मफलूज किया जा रहा है। आप दलाइल दें, हम न्याय से दूर होते जाएंगे। सैयद मंसूर तामीम ख़त्म होने से क्या अदालतों के अहकाम ख़त्म हो जाएंगे? जस्टिस जाजुल हसन के दिमाग से सुप्रीम कोर्ट कवानीन को बहाल भी कर सकती है। कल तक इस केस की समाअत मुलतवी होगी। फैसलाबाड़ा नाअहली केस में वहाँ मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा 1 मिनट 2 मिनट के लिए। जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में वक्त की कमी थी। 2 सवाल पूछे गए जस्टिस उमरता। एक सवाल ये था कि हाईकोर्ट के 61 के तहत डिक्लेरेशन को बरकरार रखा जा सकता या नहीं। दूसरा सवाल था क्यों ना हक़ाइक़ की रोशनी मुकम्मल इंसाफ के तकाज़े पूरे की जाए और आर्टिकल 187 का इख्तियार इस्तेमाल किया जाए। अदालती सवालात पर तहरीरी जवाब तैयार है। तहरीरी सवाल तैयार करके आपने बहुत अच्छा किया है, इसको देख लेंगे। वक्त की कमी है और आइंदा ने जजेस की वजह से बेंच दस्तियाब नहीं होगा। कोशिश करेंगे किसी ऐसे बेंच में लगे जिसमें मौजूदा बेंच का कोई एक जज जो है ना वो हिस्सा हो। मेरी अदालत ने केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त है कि एक समाअत के लिए फ़ैसला करें कि जो है ना ये वकील साहब जो है ना ये वो मौजूद करेंगे। जवाब की कापी मांगने का कल है। एक जज जो है नए शामिल हो जाएंगे। केस की समाअत अदालत ने मुलतवी कर दी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।